मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जम्मू संभाग के सब स्टेशन में मौजूद है और इसी सब स्टेशन से लगातार जम्मू संभाग में होने वाली हर मौसम की हरकत की जानकारी जो है वो मुहैया करवाई जाती है। और जो मॉनसून क्योंकि आने वाला है तो लगातार प्रेडिक्शंस की जाती हैं अगर बारिश का मौसम है, और उसी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का हाईवे प्लान भी बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अब इस सब स्टेशन में हो गया है, और यहाँ ही नहीं बल्कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं उसके बाद ये जो IMD का दफ्तर है ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सबक सिखाने के लिए भी अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि IMD जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार अपने जो एरियाज़ हैं जिनको उन्होंने सब स्टेशंस में डिवाइड किया होता है उसकी प्रेडिक्शंस करता है। लेकिन अब जो प्रेडिक्शन के एरिया में है उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान की तरफ से अनअधिकृत रूप से कब्जाया गया है उसको भी ऐड कर दिया है। और हम जब इस ऑफिस के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो नज़र आपकी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि पाकिस्तान की जो चाल है उसको विफल करने के लिए ये मैप जो है यहाँ पर है। ये जो है जोनल इंस्ट्रूमेंटल मेंटेनेंस सेंटर जम्मू है और ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये दर्शाता है कि भारत जो है अपने इलाके को अब IMD के मैप पर भी दर्शा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जो सब डिवीज़न दिखाए जाते हैं उसमें एक बदलाव देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर सब डिवीज़न जो है वो अब जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की तरह दिखने लगा है। आखिर ये बदलाव क्यों है इस पर समझने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के जो DG हैं मृत्युंजय महापात्रा सर हैं। सर, ये सब डिवीज़न में जो नाम का बदलाव हुआ है ये किस वजह से किया गया है? देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर था अभी हम इसको जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में कन्वर्ट किए हैं। अकॉर्डिंगली जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रीजन का फोरकास्ट वो कवर करता है ये सभी रीजन को, इसीलिए इसका नाम अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हम रखे हैं। अच्छा सर, दूसरा ये कि जाहिर तौर पर जो मुजफ्फराबाद का इलाका है वो तो POK में आता है। दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई हुआ और भारत उसको हमेशा से अपना हिस्सा मानता आया है। तो क्या यही वजह है कि हमने उसको बुलेटिन में देना शुरू किया सब डिवीज़न वाले हिस्से में, या पहले से ये देते हैं? इसमें क्या बदलाव हुआ एक बार दर्शकों को कृपया समझाना। पहले से भी हम एंटायर रीजन के लिए जो इंडिया का टेरिटोरियल एरिया है वो सभी के लिए हम फोरकास्ट देते हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का बात करें एंटायर रीजन के लिए हम हमारा फोरकास्ट देते हैं। पहले से हम नेशनल बुलेटिन में ये सभी एरिया के लिए फोरकास्ट दे रहे थे, रीजनल बुलेटिन में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। फॉर लास्ट 2 डेज वो रीजनल बुलेटिन में भी ये फोरकास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में भारत के वो लोग जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की जिम्मेदारी भारतीय सरकार ने भारतीय नौसेना को सौंपी है और भारतीय नौसेना के जलपोत बहुत जल्द मालदीव में फंसे हुए और UAE में फंसे हुए भारतीयों को वापस लेकर आएंगे। और ये जो जिम्मेदारी है नौसेना को सौंपी गई है और इसके लिए नौसेना ने अपना एक ऑपरेशन शुरू किया है, समुद्र सेतु शुरू किया है और भारतीय नौसेना ने अपने 2 जलपोत मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भेज दिया है और करीब 2000 भारतीयों को स्वदेश लाने का कार्य ये लोग करेंगे और मालदीव से करीब 2000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और इस दौरान नौसेना जो कि मेडिकल इमरजेंसी इस वक्त चल रही है कोरोना की, उसका पूरा पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पूरी उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन भारतीयों को जो कि विदेश में फंसे हुए हैं वापस लाने का कार्य भारतीय नौसेना करेगी। ठहराए गए वो प्रवासी मजदूर जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, आज उनके लिए राजधानी दिल्ली से विशेष ट्रेन जो है वो चल कर जाएगी और राजधानी दिल्ली पर आप तैयारी देखिए, बसें पहुंचना शुरू हो गई हैं और दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में
सर्वे किया गया था बाकायदा, वहाँ से ये जो बसें हैं वो फ़िलहाल आगे के लिए ले जाई जा रही हैं। स्टेशन पर जाने पर सबसे पहले इन सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ये लोग जो है यहाँ से वापस जाएंगे। इनसे पूछते हैं, आप कहाँ रहते थे और कहाँ जा रहे हैं अभी? जी नई दिल्ली में रहता था। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? जी घर पे जा रहे हैं। घर कहाँ है आपका? एमपी मध्य प्रदेश। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रवासी मजदूर जो जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? छतरपुर। कौन सा जिला आपका? छतरपुर जिला। अच्छा, कहाँ पे रहते थे यहाँ पर? नहीं, गीता कॉलोनी। तो ये बसें आप देखिए, और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर व्यवस्था दिल्ली की तरफ से की गई है, इन सभी मजदूरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है और उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। क्या नाम है आपका? हीरालाल। टिकट का पैसा कौन दिया आपको? सरकार ने दिया। हैं? उन्हीं ने दिया। हाँ जी। तो ये लोग हैं, ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको ये भेजा जा रहा है और ये सभी मजदूर ज़ाहिर तौर पर राहत की सांस ले रहे होंगे। तस्वीरें आपने देखी कि ये ऐसी तमाम बसों के जरिए सबसे पहले यहाँ पर लाया जाएगा। बाकायदा कोच वाइज व्यवस्था की गई है बैठने की, थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके बाद यहाँ से इनको जहाँ जहाँ ट्रेन के स्टॉपेज हैं उनको वहाँ पर उतार दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, वो जिन राज्यों के रहने वाले हैं, उन राज्यों की सरकारों ने अब उनको वापस बुलाने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे सामने देखिए ये बस है जो उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं और उत्तराखंड में जो लोग गुजरात के फंसे हुए थे उनको गुजरात सरकार दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, वो जिन राज्यों के रहने वाले हैं, उन राज्यों की सरकारों ने अब उनको वापस बुलाने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे सामने देखिए ये बस है जो उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं और उत्तराखंड में जो लोग गुजरात के फंसे हुए थे उनको गुजरात सरकार वापस बुला रही है। हम इस बस के ड्राइवर से बात करते हैं। ये बस कहाँ से आ रही है? ऋषिकेश से। ऋषिकेश से। ये लोग कहाँ के सवारी हैं? सूरत के। जी। सरकार ने इजाज़त दी है इनको ले जाने की? हाँ जी, सरकार ने दी। सरकार ने इजाज़त दी है जी। इनको उत्तराखंड से कहाँ ले जाएंगे? सूरत में। हाँ जी। इसमें देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ध्यान रखा गया है। लोग सवारी हैं। मैडम आप सूरत जाएंगी? हाँ, आप उत्तराखंड में क्या घूमने गई थी इसलिए लॉकडाउन में फंस गई थी? नहीं, आश्रम में गया था। हाँ? आश्रम में गया था। आश्रम में गई थी, इसलिए आप कितने दिनों से उत्तराखंड में थी? 2 महीने से। 2 महीने से। 2 महीने से। तो आपको क्या सरकार ने भेजने के लिए क्या किराया भी लिया है? नहीं, किराया नहीं लिया। ये सारे लोग एक आश्रम में फंसे थे 2 महीनों से, पिछले 2 महीनों से, और इनको गुजरात सरकार अपने किराए पर उत्तराखंड से वापस बुला रही है और जिस बस को के जरिए बुला रही है उसमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। अगर केसेस की बात करें, शुरुआत में देखा बहुत कम केसेस है, लेकिन वो बढ़कर अब 50,000 का मार्क पहुंच चुका है। क्या मानते हैं डॉक्टर, क्या रीज़न है, क्या और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीक जल्दी आएगा? तो ये अगर हम देखें तो हम केसेस भी बढ़े हैं लेकिन टेस्टिंग भी बढ़ा है और उसका अगर हम रेशो देखें तो रेशो लगभग उतना ही है। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि कुछ हद तक ये टेस्टिंग के कारण भी है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुए, चाहे हम टेस्टिंग हमने बढ़ाई है, इसलिए एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही और इसलिए हमें एक सतर्क रहने की ज़रूरत है। आस्ता आस्ता ये बढ़ के एक पीक पे आएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जून जुलाई में आ सकता है, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता केसेस कम। उसी तरह का पीक होगा जैसे हमने और कंट्रीज़ में देखा, फ्रांस में, अमेरिका में, जो भी पीक पर ही है लगभग, क्योंकि एक टाइम आया जिसमें काफ़ी डेथ्स हमने देखी। क्या वैसा पीक आने की उम्मीद है हिंदुस्तान में? तो ये डिपेंड करता है कि पीक में कितने केसेस आते हैं। पीक तो एक आएगा, लेकिन हाउ स्टीप इज़ द पीक एंड हाउ बिग इज़ द पीक, वो वेरिएबल है, वो समय ही बताएगा कि कितना आएगा। पूरी तैयारी यही है कि जो पीक है वो इतना ज़्यादा ना हो और केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा ना हो। मतलब लॉकडाउन का कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, पीक जल्द नहीं आया हिंदुस्तान में? लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि पीक नहीं आया, जल्द नहीं आया, कि पीक जो स्टीप राइज नहीं हुआ, इसलिए हम तैयारी कर पाए। कुछ अब तक हमने फैसिलिटीज़ तैयार की। लॉकडाउन का तीसरा फेज़ चल रहा है और तीसरे फेज़ में तमाम अलग अलग चीज़ों को कई रियायतें दी गई हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में हज़रतगंज में हूँ, अटल चौक पर खड़ा हूँ और अटल चौक पे आपको इस चौराहे की अगर मैं तस्वीर दिखाऊँ तो अब देखिए, अमूमन जो पिछले दिनों जब लॉकडाउन की जो तस्वीर थी उससे काफ़ी ज़्यादा गुलजार आपको तस्वीर दिखेगी। लोग बाकायदा आ जा रहे हैं और इन सभी लोगों
से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, वो काफ़ी कम है। सिर्फ क्योंकि गाड़ियों में एक लोग से ज़्यादा कोई भी बाइक्स पे नहीं बैठ के चल सकता, इस नाते पुलिस ने उनको रोका था, लेकिन अभी फिर से उनको छोड़ दिया गया। इसी तरीके से सभी अलग अलग जो लोग हैं वो अपने गंतव्य को जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें भी 33% लोगों के साथ प्राइवेट ऑफिसेज को भी खोला गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 3000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि 61 आज के नए केसेस हैं। और इन सब के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार तमाम अपने लोगों को उत्तर प्रदेश की वापसी करा रही है। लखनऊ में कोरोना केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसी के साथ अभी तक जो हॉटस्पॉट्स के नंबर 13 थे वो अब 14 हो गए हैं। जी हाँ, हम आज मौजूद हैं लखनऊ के नए हॉटस्पॉट पर और ये है केसरबाग का मछली माहौल इलाका। आप देख सकते हैं यहाँ की दो गलियों को, जहाँ की पहली गली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वुडन बैरिकेड से पुलिस ने इनको जो है बंद कर दिया है, यानी कि यहाँ पर आवागमन बंद हो गया है, ना कोई यहाँ से आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। उसके अलावा मैं दूसरी गली अगर आपको दिखाऊँ इसी इलाके की, इसको मेटेलिक बैरिकेड से जो है बंद किया है और खाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, ये मेडिकल वाले हैं, LMC वाले हैं, वो ही इन दोनों गलियों में आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर। तो ये इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लखनऊ में हॉटस्पॉट्स टोटल जो 13 थे अब 14 हो गए हैं। कल इसी इलाके से 6 नए केसेस मिले हैं, जिसमें से 5 एक ही फैमिली के हैं, तो वहीं छठा केस जो था वो इनका पड़ोसी था। तो लखनऊ में केसेस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लखनऊ में टोटल केसेस 248 हो गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज 3000 का आंकड़ा पार हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है एफर्ट्स लगातार कर रही है, भले क्वारंटीन बेड्स बढ़ाने की बात हो, कम्युनिटी किचन चलाने की बात हो या फिर PPE किट्स लाने की बात हो, पर केसेस उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हॉटस्पॉट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिला के 334 कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कोलकाता के पूरे क्षेत्र में। और हम लोग जहां पे खड़े हैं, जोरा बागान ट्रैफिक गार्ड, ये एक ट्रैफिक गार्ड है कोलकाता ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है और इसको भी आइडेंटिफाई किया गया है एक कंटेनमेंट जोन के हिसाब से। कंटेनमेंट जोन एक ऐसा जगह जो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सरकार की तरफ से घोषित हो रहा है, जहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे केसेस जो है वहाँ पे उभर के आए हैं। यहाँ पे 2 ऐसे केसेस आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जहाँ पे एक ट्रैफिक सार्जेंट और दूसरे एक कांस्टेबल इसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से, इसी पर्टिकुलर ट्रैफिक गार्ड से इन्फेक्टेड हुए हैं। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओनली फॉर पुलिस पर्सन, आउटसाइड नॉट, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड। कारण जो है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेनमेंट जोन्स की पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में एक ही है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, वहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता वहाँ पे। लखनऊ में कोरोना केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसी के साथ अभी तक जो हॉटस्पॉट्स के नंबर 13 थे वो अब 14 हो गए हैं। जी हाँ, हम आज मौजूद हैं लखनऊ के नए हॉटस्पॉट पर और ये है केसरबाग का मछली माहौल इलाका। आप देख सकते हैं यहाँ की दो गलियों को, जहाँ की पहली गली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वुडन बैरिकेड से पुलिस ने इनको जो है बंद कर दिया है, यानी कि यहाँ पर आवागमन बंद हो गया है, ना कोई यहाँ से आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। उसके अलावा मैं दूसरी गली अगर आपको दिखाऊँ इसी इलाके की, इसको मेटेलिक बैरिकेड से जो है बंद किया है और खाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, ये मेडिकल वाले हैं, LMC वाले हैं, वो ही इन दोनों गलियों में आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर। तो ये इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लखनऊ में हॉटस्पॉट्स टोटल जो 13 थे अब 14 हो गए हैं। कल इसी इलाके से 6 नए केसेस मिले हैं, जिसमें से 5 एक ही फैमिली के हैं, तो वहीं छठा केस जो था वो इनका पड़ोसी था। तो लखनऊ में केसेस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लखनऊ में टोटल केसेस 248 हो गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज 3000 का आंकड़ा पार हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है एफर्ट्स लगातार कर रही है, भले क्वारंटीन बेड्स बढ़ाने की बात हो, कम्युनिटी किचन चलाने की बात हो या फिर PPE किट्स लाने की बात हो, पर केसेस उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हॉटस्पॉट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।